वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग सॉलिड स्टेट को कवर कर रहे हैं, जेई मेंस 2022 जून शिफ्ट के क्वेश्चंस को। तो देखो, जो सॉलिड स्टेट है इसके क्वेश्चंस इजी होते हैं, लेकिन हो सकता है कहीं कैलकुलेशन फंस जाए, तो कैलकुलेशन का एक थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम होता है। अदरवाइज़ क्वेश्चंस बहुत ही ईजी हैं इसके। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैंने थोड़ा बहुत रिकैप के लिए भी कुछ कुछ लिख लिया है, जो जहाँ पर रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, उसको रिकैप कराने के लिए। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं एलिमेंट एक्स फॉर्म्स HCP, हेक्सागनल क्लोज्ड पैक, SCP फॉर्म कर रहा है, एंड दोज एलिमेंट वाई ऑक्यूपाइज 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले पूरा रिकैप कर लेते हैं एक बार। इसी के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, बस इतना सा है। तो देखो, पहले ये दो को कवर करते हैं, फिर इन दोनों को कवर करेंगे, इन दोनों को। ठीक है, तो ये दोनों आते हैं। सिंपल क्यूबिक, देखो सिंपल क्यूबिक में क्या होगा, सारे कॉर्नर्स पे, क्यूब के सारे कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट होते हैं। पीछे वाला नहीं दिख रहा है इसलिए मैंने ड्रॉ नहीं किया। ठीक है, उसमें ये दोनों कांटेक्ट में होते हैं। अगर इसको आप देखोगे ना ध्यान से, तो ये ऐसे नहीं है, ये गैप जो दिख रहा है वो नहीं होता है। ठीक है, इस एज को अगर मैं बनाऊँ तो इस पर पार्टिकल्स ऐसे अरेंज्ड होते हैं। तो इसीलिए यहाँ से यहाँ तक ये वो ए है, एज लेंथ ये जो दिख रहा है ना, ये तो छोटे छोटे मैंने बनाया ताकि सारे ड्रॉ कर सकूँ। ऐसे बनाऊँगा तो दिक्कत हो जाती है बनाने में। तो ये और ये एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है, ऐसा है। तो अगर इस हिसाब से देखोगे तो ये एज लेंथ ए हुआ, तो ये किसके इक्वल होगा, R+R 2R। यही मैंने यहाँ लिख दिया है रिलेशन। इसके रैंक का मतलब होता है इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 यूनिट सेल। तो ये जो कॉर्नर वाला है, एक कोना आपको पता है ना 8 क्यूब से शेयर होगा। ठीक है, ये इधर इधर इस पर 4 क्यूब ऊपर की तरफ जाएंगे और 4 क्यूब नीचे की तरफ, तो 8 क्यूब, एक कोना 8 क्यूब से है, तो इसका जो पार्टिकल होगा वो भी 8 क्यूब में जाएगा। इसलिए 1/8 कंट्रीब्यूशन होगा कॉर्नर का। तो टोटल 8 कॉर्नर से हर एक पे पार्टिकल है, एक का 1/8, तो टोटल नेट कितना हो जाएगा, 1/8 × 8 1। तो देखने में 8 पार्टिकल है, लेकिन इफेक्टिवली एक पार्टिकल के बराबर का ही पार्टिकल इसके अंदर है। इसी को हम रैंक कहते हैं। दूसरा क्यूबिक में आता है बॉडी सेंटर क्यूबिक, BCC इसको शॉर्ट में कहेंगे। तो इसमें क्या होगा, सारे कॉर्नर पे पार्टिकल के अलावा बॉडी के सेंटर पे भी होगा। ये बॉडी के सेंटर पे, इस क्यूब के अंदर में बीच में है ये। ओके, इसमें अगर इस डायगोनल को, बॉडी डायगोनल को, यानी क्यूब के एक कोने से दूसरे कोने पे, इसको बॉडी डायगोनल कहते हैं, इसको अगर देखोगे ध्यान से तो ये सारे पार्टिकल कांटेक्ट में दिखेंगे। ये ऐसा दिखेगा। हाँ, यहाँ पे कांटेक्ट नहीं होता, ये भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि इनके बीच में भी कांटेक्ट एज्यूम किए हुए हो आप। यहाँ कांटेक्ट नहीं है, सिर्फ इनमें कांटेक्ट है, तो ये ऐसा दिखाई देंगे। और बॉडी डायगोनल किसी क्यूब का √3a के बराबर होता है, तो इसका मतलब √3a कितना हो जाएगा, 1R 2R 3R 4R। यहाँ से यहाँ तक 4R हो जाएगा ना। यही रिलेशन है जो वर्क करता है। अब रैंक आते हैं, कॉर्नर का कितना कंट्रीब्यूशन, 1/8, तो ये 1/8 × 8, और बॉडी के सेंटर का पूरा इस क्यूब का पार्ट होगा, किसी से कोई शेयरिंग नहीं है, तो इसलिए +1। तो इसका रैंक 2 होता है बॉडी सेंटर का। फेस सेंटर एंड हेक्सागनल दोनों भाई भाई हैं। क्यों भाई भाई हैं? क्योंकि चाहे तो आप फेस सेंटर्ड अरेंजमेंट में जाओ या हेक्सागनल अरेंजमेंट में जाओ, आपको क्लोजेस्ट पैकिंग यही मिलेगी। इन्हीं दोनों से सबसे क्लोजेस्ट पैकिंग मिलेगी, इसीलिए इसको क्लोज पैक स्ट्रक्चर भी कहते हैं हम लोग, इन दोनों को। और कोई भी क्लोज पैक स्ट्रक्चर होगा, उसका पैकिंग फ्रैक्शन एकदम टिप पे होना चाहिए। इट शुड बी 74% या 0.74। ठीक है, तो ये दोनों क्लोज पैक को देखते हैं। अब देखो, ये क्यूबिक में ये क्लोज पैक है, तो इसीलिए FCC को बहुत बार क्यूबिक क्लोज्ड पैक भी कहा जाता है, CCP। तो CCP आ जाए, इसका मतलब FCC का ही दूसरा नाम है, क्योंकि क्यूबिक में क्लोजेस्ट पैकिंग FCC में होती है, और इसका तो नाम में ही क्लोज लगा दिया गया, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक। भाई इसको याद दिला रहे तुम क्लोजेस्ट पैकिंग हो, तो ये HCP आ गया। चलो भाई शुरुआत करते हैं इसको। इसमें क्या होगा, सारे कॉर्नर के अलावा फेस के सेंटर पे भी पार्टिकल्स होंगे। यानी अगर फेस डायगोनल, जैसे ये एक स्क्वायर है ना, एक फेस इज अ स्क्वायर, इसका डायगोनल लोगे, इसको कहते हैं फेस डायगोनल, जो कि √2a के बराबर होगा, तो √2a = 4R आएगा। ये रहा फेस डायगोनल, जो मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ किया। तो ये रिलेशन ध्यान में रखना है। रैंक इसका 4, क्योंकि हर कॉर्नर का 1/8 कंट्रीब्यूशन, तो 1/8 × 8, प्लस हर जो फेस के सेंटर का है, आधा ऊपर और आधा इसके अंदर रहेगा, तो हाफ कंट्रीब्यूशन। एंड देयर आर 6 फेसेस। रूम में आप देख लो कितनी दीवारें होती हैं, चारों दीवार और ऊपर नीचे छत और फर्श, तो वही चीज़ है। टोटल 6 दीवार, हर एक पे पार्टिकल है, तो हाफ कंट्रीब्यूशन, तो हाफ × 6 करा के देख लो, 4 आ जाएगा। तो यही इसका रैंक होता है। हेक्सागोनल क्लोज पैक में आ जाओ। इसमें हेक्सागन बना लो, सारे कॉर्नर पे पार्टिकल दे दो, ऊपर के 6 कॉर्नर पे, नीचे के 6 कॉर्नर पे, ऊपर के फेस के सेंटर पे, नीचे के फेस के सेंटर पे,
और 3 पार्टिकल्स बॉडी के सेंटर पे होंगे, यही है। तो इसका रैंक कैसे निकालोगे? बॉडी के सेंटर वाला पूरा का पूरा इसी का पार्ट होगा, तो ये तो पूरा 3 जाएगा। ये जो है उनका 1/6 कंट्रीब्यूशन होगा, हेक्सागन है इसीलिए 1/6, क्यूब होता तो 1/8, तो हेक्सागन का 1/6 कंट्रीब्यूशन होगा। तो टोटल 12 पार्टिकल्स हैं, तो 1/6 ऑफ 12। और फेस का सेंटर आधा इसमें और आधा ऊपर में, तो ये तो हाफ कंट्रीब्यूशन होगा, तो इसका हाफ और इसका हाफ, तो 1/2 ऑफ 2, नेट इसका 6 आएगा। इसमें 2 रिलेशन भी याद रखना, ये लेंथ जो हेक्सागन की लेंथ है ए, ये 2r के इक्वल होता है। ये एक्चुअल में कॉन्टैक्ट में होते हैं, ये ऐसे होते हैं, दे आर एक्चुअल में, मैंने तो गैप दिखा दिखा के दिया है, बट ये सारे एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है। दे आर लाइक दिस, 1 2, 1 मिनट कैसे, हाँ एक बीच में रख दो, 1 2 3, 1 2 3 4 5 और ये 6 ऐसे होंगे। इनको मिलाओगे ना तो हेक्सागन बनेगा, सेंटर को हेक्सागन बनेगा, यही है। तो यहाँ से यहाँ तक का 2r ही होगा, ठीक है। उसके बाद ये हाइट, यहाँ ऊपर वाला लेयर और नीचे वाले लेयर, इसके बीच का जो ये h है, इसको हाइट कहते हैं। ये एक्सप्रेशन ये डराइव करना ड्राइवेबल है, बहुत इजी है, लेकिन आप एग्ज़ाम में बैठ के नहीं करोगे, तो इसको पूछा नहीं गया आज तक, लेकिन चांसेस से पूछते हैं। तो h = 4 √2/3r, याद रखना है इसको, ठीक है। कल परसों एग्ज़ाम है तो छोड़ दो, ठीक है, बहुत रेयर चांसेस है पूछा जाएगा इसका, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसके अलावा क्या, जो भी क्लोज पैक स्ट्रक्चर है उसी में ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड टेट्राहेड्रल वॉइड का कॉन्सेप्ट आएगा, इनमें आएगा ही नहीं। कोई पूछे इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड है, नहीं है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, नहीं, ख़त्म कहानी, ठीक है। मतलब है भी तो हमें कुछ स्टडी नहीं करना, वैसे होगा भी नहीं इसमें। तो इन्हीं दोनों में आता है पहला स्टोरी। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का नंबर कितना होता है, वो रैंक के बराबर। मान लो FCC में पूछ दे कि एक यूनिट सेल में कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, तो इसका रैंक देखो 4, यानी वो रैंक के बराबर हो जाएगा 4। इस केस में पूछा जाए कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, तो इसके रैंक के बराबर, यानी इसमें 6 होगा। तो ध्यान रखना वो रैंक के बराबर होता है, और सिर्फ किस में होगा, क्लोज पैक में ही। टेट्राहेड्रल वॉइड ट्वाइस ऑफ रैंक, यानी इस केस में 8 हो जाएंगे टेट्राहेड्रल वॉइड, और इस केस में टोटल 12 हो जाएंगे। यही स्टोरी है, ठीक है। इसके अलावा 2 फॉर्मूला ज़रूरत पड़ेगा, तो पैकिंग फ्रैक्शन, भाई मॉलिक्यूल पूरे क्यूब के वॉल्यूम का कितना पार्ट ऑक्यूपाई कर रहा है, यूनिट सेल के वॉल्यूम का कितना पार्ट ऑक्यूपाई कर रहा है। तो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम इनटू रैंक, बाई इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल, एक यूनिट सेल में रैंक के ही बराबर होते हैं। तो रैंक के बराबर के पार्टिकल्स हैं, और एक पार्टिकल का वॉल्यूम 4/3 πr³, तो इतना पार्टिकल ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया। ये कितना फ्रैक्शन होगा टोटल वॉल्यूम का, तो A³ से डिवाइड कर दिया, एज्यूमिंग कि मैं क्यूबिक का केस, क्योंकि मेजर क्यूबिक है 3 पार्ट, क्यूबिक का वॉल्यूम से मैंने डिवाइड कर दिया। आपको सर हेक्सागनल आता तो मैं कहूँगा इसको हटा के मैं हेक्सागनल का वॉल्यूम रखता यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन। ऐसे ही डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या होगा, वॉल्यूम मास बाय वॉल्यूम। अब जेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, भाई जो रैंक है इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है, जेड नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो जेड नंबर ऑफ पार्टिकल का मास कितना होगा, m/Avogadro नंबर, मोलर मास बाय Avogadro नंबर। आप कहोगे सर ये क्या है, मैं कहूँगा m मोलर मास है, एक्चुअल में ये 1 मोल पार्टिकल का मास होता है, तो एक पार्टिकल का मास हो जाएगा m/Avogadro नंबर, और जेड पार्टिकल है तो जेड इंटू m/Avogadro नंबर, तो वही लिख दिया, जेड इंटू मोलर मास, मतलब मोलर मास बाय Avogadro नंबर। इतना मास हुआ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम यूनिट सेल का वॉल्यूम A³ वही रख दिया। तो ये 2 फॉर्मूले आप याद रखो, और बाकी ये कॉन्सेप्ट है की कॉन्सेप्ट्स। अब देखो ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस अब कितना इजीली हो जाएंगे। आज जो HCP है सबसे पहले तो आप सीधे लिखो इसका रैंक कितना होना है, व्हाट इज़ द रैंक फॉर HCP, तो आप सीधे देखोगे 6, अभी हमने देखा है, ठीक है। तो x के नंबर 6 हो गए, भाई एलिमेंट x ही तो HCP लैटिस को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो उसका रैंक 6 हो गया, तो x = 6। अब y कह रहा है y ऑक्यूपाइज 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। अभी मैंने बताया टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा, ट्वाइस ऑफ रैंक, तो रैंक है 6, तो ट्वाइस ऑफ 6 यानी 12, इसका 2/3 y ऑक्यूपाई कर रहा है, तो y कितना हो जाएगा, 12 का 2/3 8, ये हो गया। अब कह रहा था परसेंटेज ऑफ एलिमेंट x इन द लैटिस इज, तो भाई टोटल लैटिस कितने ऑक्यूपाइड हैं, 8 + 6 14 टोटल, उसमें x है 6, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा, 6/14 × 100, ठीक है। इसी को सिंप्लीफाई करो, ये वैल्यू आ रही है 42.85, यानी 43 नियरेस्ट इंटीजर में आंसर हो जाएगा। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, कह रहे द डिस्टेंस बिटवीन Na+ एंड Cl- आयन in solid NaCl of density this much is
दिस मच मीटर, ठीक है। तो वही बताना है कितना मीटर है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। देखो भाई, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें NaCl का स्ट्रक्चर जानना होगा। तो कुछ स्ट्रक्चर्स हमारे सिलेबस में है, ठीक है, जैसे कि कौन कौन से हैं, ये देखो इतने हैं। NaCl जो अभी अंडर डिस्कशन है, ये कह रहा है कि इसमें Cl माइनस FCC और Na प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा। तो मैं इसको बता देता हूँ। देखो इसमें क्या कहने का मतलब है, FCC ठीक है, FCC का मतलब है जो Cl माइनस है FCC के लैटिस पॉइंट, FCC का लैटिस पॉइंट होता है ऑल कॉर्नर एंड फेस का सेंटर। तो इन सब जगह पे Cl है, ठीक है। और इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पे, सॉरी ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है, Na प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है। तो ये कहाँ होता है, एज के सेंटर पे, यानी यहाँ पे Na है। कुछ कहीं बड़ा कहीं छोटा हो सकता है, बन जाए तो थोड़ा सा उस चीज़ को टेक केयर कर लेना। ये रहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ ये सब एक्चुअल स्ट्रक्चर मैं बना पाया। यहाँ पे भी एक्चुअल बना देता हूँ। एक्चुअल में इन दोनों को टच करता है, दोनों Cl को। ये वाला Cl है कॉर्नर वाला, इसको टच करेगा। अब यहाँ पे इतना बड़ा Na नहीं बना सकता, तो ये ऐसे ही बना देता हूँ मैं। यहाँ पे भी टच करता हुआ बना देता हूँ, जहाँ जहाँ पॉसिबल बना देता हूँ। ये थोड़ा सा सिमेट्री अगर कर देना और इसको भी थोड़ा सा बढ़ा दें तो ये आराम से टच होता हुआ बन जाएगा। इस टाइप से होता है NaCl का स्ट्रक्चर। अब सारे में मैं इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, मैंने लिख दिया है। Zn में S2 जो माइनस होता है FCC बनाएगा Zn2 प्लस 50% टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करते हैं। आधे टेट्राहेड्रल वॉइड होता है बॉडी डायगोनल पे, कॉर्नर से थोड़ा सा इधर, वो थोड़ा सा जो इधर होता है, ठीक है, उसकी भी लेंथ हम कैलकुलेट करते हैं 1/3 यहाँ से। बॉडी, इसका जो बॉडी डायगोनल का लेंथ है उसका 1/3 इस तरीके से। खैर एनीवे, ठीक है, ये आप देख लेना, यही स्ट्रक्चर्स हैं। अभी मैं इसमें आता हूँ, ठीक है। अब देखो टारगेट प्लानिंग क्या है, हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन Na प्लस एंड Cl माइनस, यही तो डिस्टेंस है। यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एज लेंथ है A, और ये एज लेंथ कितना हो जाएगा, Cl का रेडियस और ट्वाइस ऑफ Na प्लस, ये पूरा Na प्लस एटम ही है ना, तो ट्वाइस ऑफ Na प्लस का रेडियस। यानी यहाँ से यहाँ तक का जो A है एज लेंथ, वो है ट्वाइस ऑफ R प्लस ट्वाइस ऑफ R माइनस Cl माइनस के रेडियस को R प्लस Na प्लस के रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यही है। यानी A निकल गया तो काम हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन Na प्लस एंड Cl माइनस, तो वो डिस्टेंस कितना होगा Na प्लस और Cl माइनस का। तो आप कहोगे ना कि सर ये और ये यही डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक यही डिस्टेंस होगा, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, R प्लस R माइनस ही तो होगा, R माइनस और ये R प्लस, इसी का डिस्टेंस। यानी कि हमसे पूछा गया है, देखा जाए तो ओवरऑल हमसे पूछा गया R प्लस R माइनस, तो R प्लस R माइनस की वैल्यू हो जाएगी A/2। यानी A निकल गया तो A/2 निकल आएगा, और A/2 ही पूछा गया यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। भाई Na प्लस ये रहा और ये Cl माइनस, इन्हीं के बीच का डिस्टेंस पूछा है। तो ये हुआ कॉन्सेप्ट। अब A निकालते हैं। तो डेंसिटी का फॉर्मूला, इसको तो सिंपल डेंसिटी के फॉर्मूले से यूज़ कर लो। डेंसिटी का फॉर्मूला अभी मैंने दिखाया था, Z रैंक इनटू मोलर मास बाय एवोगैड्रो नंबर इनटू A³, यही होना है। ये रहा डेंसिटी। इसको यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूँ सारी वैल्यूज़ को। डेंसिटी दिया हुआ है 43.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सारी वैल्यूज़ को लिख रहे हैं। Z4 रैंक 4 होता है। मोलर मास ऑफ NaCl, क्योंकि NaCl का लैटिस बन रहा है, तो मोलर मास ऑफ NaCl, सोडियम 23 और ये 55.5, तो मोलर मास हो जाएगा 58.5, ये 35.5 और ये 23, 58.5 मोलर मास आ गया। तो बताओ, ये सारे वैल्यूज़, ये पता है, ये पता है, ये पता है, एवोगैड्रो नंबर ये दे ही रखा है इसने, ये पता है, तो A आ जाएगा ना। मैं सॉल्व नहीं कर रहा इसे, तो इस ढंग से आप इसका A निकाल लो, और A निकल आएगा तो इसमें पुट कर देना, A/2 में यू विल गेट द रिज़ल्ट। इसलिए मैं इसको ड्रॉप करता हूँ। ये सारे ये फेमस केसेस हैं, ठीक है, ज़्यादातर इसी का केस मिलता है, लेकिन हो सकता है कभी ZnS का केस मिल जाए, CF2 का भी मिल जाए, तो पता होना चाहिए। बोल देगा कि एक कंपाउंड है AB का हैविंग CF2 स्ट्रक्चर, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो कटायन है वो FCC पे जाएगा, और जो एनायन है F- वो सारे टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा। ऐसे ही CH-Cl में Cl माइनस प्रिमिटिव बनाता है या सिंपल क्यूबिक, यानी Cl सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा और सीजियम बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट होगा। तो यही कॉमन स्ट्रक्चर है जिस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो अभी जो क्वेश्चंस था वो NaCl पे था, तो उसको यूज़ करके हमने इसे सॉल्व किया। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, अब अगले पे आते हैं। कह रहे हैं इन अ सॉलिड AB
ए एटम्स आर इन CCP, देखो आ गया ना, क्यूबिक क्लोज्ड पैक, यानी कि इट इज़ अनदर नेम ऑफ FCC। कह रहा है ए FCC अरेंजमेंट में है एंड बी ऑक्यूपाइज ऑल ऑक्टाहेड्रल साइट्स। तो पहले तो लिख देते हैं भाई ये FCC में है और FCC का रैंक होता है 4, तो ए हो गया 4, ठीक है, और बी सारे ऑक्टाहेड्रल साइट को ऑक्यूपाई करता है और ऑक्टाहेड्रल साइट रैंक के बराबर होता है। अभी मैंने बताया था टेट्राहेड्रल ट्वाइस ऑफ रैंक होता है, ऑक्टाहेड्रल रैंक के बराबर होता है। तो इसकी FCC की रैंक अभी Z4 जो मैंने लिखवाया था, तो अगर रैंक 4 है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 4 होगा, तो इस हिसाब से बी भी 4 हो जाएगा क्योंकि बी सारे ऑक्टाहेड्रल को ही ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। अब कह रहा है इफ़ टू एटम्स फ्रॉम द अपोजिट फेसेस, फेस पे कौन होता है, फेस पे कौन होता है, आप कहोगे ना सर जो FCC लैटिस को ऑक्यूपाई कर रहा है। FCC लैटिस में क्या होता है, सारे कॉर्नर पे होंगे और फेस के सेंटर पे होगा, तो ये ए है, ये सारे पार्टिकल फेस के सेंटर वाले ए हैं। अब कह रहा है अपोजिट फेस, मान लो एक नीचे का भी फेस बना देते हैं, ये रहा अपोजिट, यहाँ पे है फेस, तो इसको हटा दिया और इसको हटा दिया, यानी 2 ए गायब हो गए, ठीक है। तो कह रहा है द रिजल्टेंट स्टोइशियोमेट्री ऑफ द कंपाउंड इज दिस, द वैल्यू ऑफ एक्स इज, तो 2 ए गायब हो गए, ठीक है। तो अब 2 ए गायब हो गए तो कितने ए रह गए, तो अब आप कहोगे सर 6 फेस में से 2 फेस में से गायब हो गए, तो 4 फेस पे रह गए। तो मैं पूछूंगा अब ए की नई रैंक निकालो, तो आप कहोगे सर 1/8 ऑफ कॉर्नर, क्योंकि कॉर्नर के तो अभी 8 के 8 प्रेजेंट हैं, लेकिन जो फेस के सेंटर का हाफ कंट्रीब्यूशन होता है अब वो सिर्फ 4 फेसेस रह गए क्योंकि 2 में से तो ए गायब हो चुका है। तो मैं कहूँगा ठीक है, ये 1 ये 2, यानी ए की वैल्यू सिर्फ 3 रह गई। तो आफ्टर रिमूवल नाउ ए इज़ 3, वाइल बी कहीं से हमने नहीं हटाया, तो बी इज़ स्टिल इंटैक्ट एट 4, ठीक है। वो तो 4 ही है, सिर्फ ए को ही हटाया ना, अपोजिट फेस से पे ए हैं तो उसी को हमने हटाया फेस के सेंटर से। तो अब आप देख लो, इसका मतलब ए 3 है और बी 4 है, यही फार्मूला हो गया। तो ए का कोफिशिएंट एक्स है, यानी 3 आ जाएगा एक्स की वैल्यू। तो दिस इज़ द आंसर इन दिस केस। नाउ नेक्स्ट आते हैं, ये देखो ये IIT का पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर IIT में पूछा जा चुका है। कह रहा है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ऑफ दिस, ठीक है। तो सम Fe2+ आर मिसिंग एंड कंपनसेटेड बाय, ये कुछ मिट गया है, ठीक है, मिसिंग एंड लॉस पॉजिटिव चार्ज एंड द लॉस्ट, ठीक है, लॉस पॉजिटिव चार्ज इज कंपनसेटेड बाय Fe3+ आयन, ऐसे है। द परसेंटेज ऑफ Fe2+ आयन इन Fe0.93O क्रिस्टल इज, भाई इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कि कुछ Fe2+ को हमने Fe3+ से रिप्लेस किया है, जिसके कारण कुछ फॉर्मूला ऐसा हो गया, ठीक है। तो पूछ रहा है कितना इसमें Fe2+ है, तो इसमें ये सब थ्योरी की ज़रूरत ही नहीं है, इसका एक ही कॉन्सेप्ट है कि देखो ये फॉर्मूला लिखो 93O, ठीक है। इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, क्योंकि ये नेट न्यूट्रल है, ओके। तो मान लो यहाँ पे मैं O2- के नंबर को 100 ले लूँ, 100,000 XY जो मर्जी ले लो, 100 ले लिया, तो ये 1 है तो ये 0.93 है, तो ये 100 होगा, तो Fe 93 होगा। अब इस 93 Fe में 2 तरह के Fe हैं, 3+ वाले 2+ वाले। तो Fe2+ वाले भी हैं, मान लिया मैं ये x है, तो Fe3+ वाले कितने बच जाएंगे, 93 - x। और अब नेट चार्ज 0 होना है, तो नेट पॉजिटिव और नेट नेगेटिव मिलके 0, तो करते हैं। पॉजिटिव कितना होगा, ठीक है 2x, क्योंकि Fe पे 2+ है और टोटल इसका नंबर x है, तो ये 2x, फिर यहाँ से आ जाएगा थ्राइस इंटू दिस 3 × 93 - x, और नेगेटिव कितना आ जाएगा -200, ये सब मिलके होना चाहिए 0। यहाँ से आप सिंप्लीफाई करो, x की वैल्यू आ जाएगी, तो x आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 79, इसको सॉल्व करके, यानी Fe2+ का नंबर हो गया 79। तो पूछा है परसेंटेज ऑफ Fe2+, ठीक है, इन दिस क्रिस्टल्स, ठीक है। तो टोटल 93 आयरन पार्टिकल में से 79 Fe2+ है, तो इसीलिए परसेंटेज कितना हो जाएगा 79 बाई टोटल 93 × 100, दिस विल बी द आंसर। ये वैल्यू आ रही है 84.94, ठीक है, सिंप्लीफाई करने पे, यानी 85 यहाँ पे हम लिख देंगे आंसर। तो ये बहुत फेमस केस है, ठीक है, ऑलवेज ध्यान रखना, ये यही सेम क्वेश्चन Ni2O पे भी फ्रेम होता है,
Ni1.92O ऐसे, और बता देगा कि इसमें निकल दो तरह के निकल हैं, एक Ni+ वाला और एक Ni2+ वाला। ठीक है, तो इसके बेसिस पे फिर वही तरीका, ओ के नंबर को 100 मान लो तो ये 192 आएगा, इसमें से x मान लेना तो दूसरा हो जाएगा 192 - x और नेट सम 0। यही तरीका है। ये दो फेमस केसेस हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं, और इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है, नेट चार्ज 0, पास। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है 2 एलिमेंट्स A and B विच फॉर्म्स 0.15 मोल, यहाँ पे ईच होना चाहिए, ईच ऑफ दिस एंड दिस, दोनों के इतने इतने मोल्स फॉर्म कर रहे हैं। इफ़ बोथ A2B एंड AB3 वेट्स इक्वली, अच्छा दोनों का वेट भी इक्वल है, देन एटॉमिक मास ऑफ A एंड B। भाई सीधी सी बात है, मोल्स बराबर वेट बराबर, तो मोल्स क्या होता है, ठीक है, मास बाय मोलर मास। अब मोल्स बराबर वेट बराबर, तो इसका मतलब मोलर मास को भी बराबर होना होगा, तो दोनों का मोलर मास इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब मोलर A2B का मोलर मास वो इक्वल है AB3 के, ये मोलर मास के टर्म में मैंने लिखा है। अब इसका मोलर मास कितना होगा, कहोगे ना 2A + B, इफ़ A स्टैंड फॉर द एटॉमिक मास ऑफ A, B स्टैंड फॉर द एटॉमिक मास ऑफ B, तो यही हो जाएगा। और इसका मोलर मास A + 3B। पूछा क्या है, देन एटॉमिक मास ऑफ A इज़ दिस मच टाइम्स ऑफ B। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, A को इधर ले आओ तो ये A रह जाएगा माइनस होके, B को उधर ले जाओ वो माइनस होके 2B हो जाएगा। द एटॉमिक मास ऑफ A ट्वाइस ऑफ B है, 2 टाइम्स ऑफ B, तो 2 विल बी द आंसर। नेक्स्ट आते हैं, कह रहे द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इम्परफेक्शन इन सॉलिड इज, सॉलिड के इम्परफेक्शन मतलब है डिफेक्ट्स, डिफेक्ट्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है शॉर्ट की डिफेक्ट, डिक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। क्या शॉर्ट की इफेक्ट से डेंसिटी डिक्रीज होता है, तो यस। देखो डिफेक्ट्स अगर पूरा कैटेगराइज करोगे डिफेक्ट्स को, तो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक स्टोइशियोमेट्रिक, एक नॉन स्टोइशियोमेट्रिक। देखो ये है डिफेक्ट के बारे में, मैंने पहले ही लिख दिया इसको। तो 2 पार्ट में बटेगा, एक होगा स्टोइशियोमेट्रिक और दूसरा होगा नॉन स्टोइशियोमेट्रिक। स्टोइशियोमेट्रिक का मतलब है जैसे अगर फॉर्मूला NaCl है तो डिफेक्ट आने के बाद भी इसका फॉर्मूला NaCl रह जाएगा। लेकिन मान लो ऐसा हो कि NaCl फॉर्मूला है, डिफेक्ट जनरेट हुआ, उसके कारण इसका फॉर्मूला Na.9Cl ऐसा कुछ डेविएट हो गया स्टोइशियोमेट्री से, तो वो नॉन स्टोइशियोमेट्रिक में आता है कि स्टोइशियोमेट्री उसकी बदल गई, स्टोइशियोमेट्री मेंटेन नहीं रह पाई, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक हो जाता है। तो फॉर्मूला बदल जाए तो नॉन स्टोइशियोमेट्रिक, सेम रहे तो स्टोइशियोमेट्रिक। अब स्टोइशियोमेट्री में 2 आते हैं, फ्रैंकल एंड शॉर्ट की डिफेक्ट। फ्रैंकल का मतलब ये होता है कि देखो अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, मैं इसको डार्क कहूँगा, इसको वाइट कहूँगा, तो डार्क वाइट डार्क वाइट डार्क वाइट डार्क वाइट, तो यहाँ डार्क नहीं है, होना चाहिए था आइडियली डार्क वाइट डार्क वाइट डार्क वाइट डार्क वाइट फिर डार्क वाइट डार्क वाइट। तो यहाँ का जो डार्क है ये अपनी जगह से हट के यहाँ पे आ गया, इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गया, अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ के, जहाँ उसको होना चाहिए एक्चुअल में उसको छोड़ के यहाँ पे आ गया। तो पहले यहाँ पे क्यों आया, तो ज़रूर यहाँ पे जो छोटी सी जगह है उसमें ये सेट हो पा रहा है। अब ये कब हो सकता है, जब इसका साइज़ काफ़ी छोटा हो, तभी तो लैटिस इंटरस्टिशियल साइड्स में ये सब जगह पे सेट हो पाएगा। तो इसीलिए इनके लिए साइज़ डिफरेंस लार्ज होना चाहिए, मतलब ये वाला काफ़ी छोटा हो और ये वाइट वाला काफ़ी लार्ज हो, तभी ये जो डार्क वाला है काफ़ी छोटा होगा तो कहीं भी चूहे की तरह घुस जाएगा, यहाँ पे भी एडजस्ट, यहाँ पे भी एडजस्ट हो जाएगा। तो इसलिए साइज़ डिफरेंस लार्ज होना चाहिए। और साइज़ डिफरेंस कब लार्ज होता है, जब डी ब्लॉक का मेटल इन्वॉल्व हो। तो ये एनाइंस हैं, लेकिन जो कटायन है वो डी ब्लॉक का है, Zn2+, Cd2+, ये सब हों, Ag+, तो ऐसा पॉसिबल होगा। अब सिंस ये एटम यहाँ पे था, होना चाहिए था, वो यहाँ पे आ गया, तो भाई इससे टोटल डायमेंशन पे क्या असर, आप बोलोगे वो तो कोई असर नहीं सर, अंदर ही इधर उधर हौच पौच हो रहा है, रेस्ट एंटायर जो डायमेंशन है दैट रिमेन सेम, मैं कहूँगा वॉल्यूम सेम, मास आप कहोगे वो भी सेम रह गया, भाई ये एटम निकला तो नहीं ना, इसी में यहाँ की जगह यहाँ आ गया, टोटल एटम में अभी भी इसके मास, टोटल मास में इसका कंट्रीब्यूशन तो है ही, तो मास भी सेम वॉल्यूम भी सेम, इसीलिए डेंसिटी सेम रहता है। तो इसका डेंसिटी सेम रहेगा, साइज़ डिफरेंस हाई होगा, काफ़ी छोटा होना चाहिए इसको, तभी यहाँ पे आएगा। और जब हाई होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर लो। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, एक छोटा सा स्फेयर लो, देखो मैं एक बार में समझ में आ जाएगा। स्फेयर लो,
इसके चारों तरफ इतने बड़े स्फेयर लगाओ, देखो कितने बड़े स्फेयर्स आप लगा सकते हो। तो आप कहोगे सर 4 में ही पैक हो गया, अब आगे की जगह नहीं बची। अब मैं कह रहा हूँ बीच वाले को बड़ा कर दो, अब इसी साइज़ के स्फेयर लगाओ। तो आप कहोगे सर ये तो बहुत सारे लग जाएंगे, 4 तो यहीं तक आ गए। और ऐसे करते जाओ काफ़ी नंबर में आ गए ना। इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। एक स्फेयर कितने अदर के कांटेक्ट में है। जब इसका साइज छोटा होता है ना तो बहुत कम के कांटेक्ट में आ पाता है, इसीलिए कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कम है। तो साइज़ डिफरेंस ज़्यादा मतलब एक काफ़ी बड़ा है और दूसरा काफ़ी छोटा है, ठीक है, ये केस, ठीक है। तो उस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। अब शॉर्ट की में क्या होता है, शॉर्ट की में देखो होना चाहिए था डार्क वाइट डार्क वाइट डार्क वाइट डार्क वाइट डार्क वाइट डार्क वाइट। अब आप देखोगे यहाँ से एक डार्क मिसिंग है, यहाँ से एक वाइट मिसिंग है। तो कभी भी ऐसा हो कि एक डार्क और एक वाइट मिस हो जाए, एक नहीं मतलब स्टेशोमेट्रिक रेशियो में डार्क वाइट मिस हो जाए, जहाँ पे होना चाहिए वहाँ है ही नहीं, गायब है। ऐसा भी नहीं कि वो यहाँ की जगह यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, वो परमानेंट गायब हो गए। तो ये होता है शॉर्ट की डिफेक्ट। और ये कब होता है, जब साइज़ डिफरेंस कंपेरेबल साइज़ के हों। जो साइज़ मान लो ये 10 एंगस्ट्रॉम का है तो ये भी ऑलमोस्ट 10 एंगस्ट्रॉम का या 9.5 का या 10.5 का, ऐसा है। कंपेरेबल साइज़ होनी चाहिए, यानी दोनों के बीच का जो डिफरेंस ऑफ साइज़ है वो कम होना चाहिए, तभी ऐसा होगा। जब डिफरेंस इन साइज़ कम होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा। भाई बराबर साइज़ के हैं, साइज़ गैप ज़्यादा नहीं है, कंपेरेबल साइज़ के हैं, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है। अब आपको ये कब होगा, तो जब डी ब्लॉक की जगह एस ब्लॉक का कटायन हो तब ऐसा होता है। तो NaCl KCl इन सब में ये एग्जाम्पल आएगा। हाँ AgBr दोनों ही डिफेक्ट शो करता है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। इट विल शो बोथ फ्रैंकल एंड शॉर्ट की डिफेक्ट, ठीक है। डेंसिटी पे क्या असर होगा, ये डेंसिटी, तो आप कहोगे सर डायमेंशन तो वही रह गया लेकिन मास कम, क्योंकि 2 पार्टिकल गायब हो गए तो मास कम हो गया। तो मास के कम होते ही डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाएगा। ये हुआ स्टोइशियोमेट्रिक का। अब आते हैं नॉन स्टोइशियोमेट्रिक का। तो देखो नॉन स्टोइशियोमेट्रिक में क्या है, सबसे पहला इसको वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। वैकेंसी मतलब वैकेंट, यहाँ पे होना चाहिए था ये ए प्लस ए प्लस ए प्लस है, बी माइनस बी माइनस बी माइनस ऐसे होना चाहिए था। तो यहाँ का बी माइनस गायब हो गया, यहाँ से बी ही गायब हो गया, लिविंग बिहाइंड इट्स इलेक्ट्रॉन, बी कहीं और यहाँ पे कहीं भाग गया। तो यहाँ पे उसने वैकेंसी छोड़ दी। अब जैसे ये वैकेंसी आ गई तो इस पूरे वैकेंसी के कारण इसका मास तो कम हो गया ना, बी निकल गया तो मास कम हो गया, डायमेंशन सेम रह गया, डेंसिटी डिक्रीज। और ये जो एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसके कारण ये कलर भी शो करता है, इसको फेबर सेंटर एफ सेंटर कहते हैं हम लोग। बहुत बार इसको एफ सेंटर डिफेक्ट भी कहा जाता है। दूसरा होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, मतलब अरेंजमेंट ए बी का है, अब बीच बीच में कोई दूसरा मेटल आ जाएगा। देखो जैसे ए प्लस एक और ए प्लस आ गया इंटरस्टिशियल साइट में, इसको इंटरस्टिशियल साइट कहते हैं। जहाँ पे ए भी प्रेजेंट है वो लैटिस साइट है, उसके अलावा जो छोटे छोटे खाली जगह हैं उसको इंटरस्टिशियल साइट कहते हैं। इसमें और केटाइन कोई दूसरा केटाइन का आ जाना, जैसे इंटरस्टिशियल साइट में कोई दूसरा केटाइन आ गया, भाई ए प्लस आया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए ना, अदरवाइज चार्ज हो जाएगा। तो ये रहा कहीं इलेक्ट्रॉन भी तैर रहा है, तो ऐसे हो जाए और भी कहीं पे आ जाए, तो ये जो होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इससे क्या हुआ, डायमेंशन तो सेम रह गया लेकिन मास बढ़ गया, एक और ए प्लस के आने से मास बढ़ गया, इसीलिए डेंसिटी इसमें हाई हो जाएगी। एक और डिफेक्ट आता है, ठीक है, ये भी मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट में ही आता है नॉन स्टोइशियोमेट्रिक में। इसमें क्या कहता है कि भाई लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हटें और हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाला इसकी जगह आके बैठ जाए। यानी मुझे Fe2+ को Fe3+ से रिप्लेस करना है। Fe2+ हैज़ टू रिप्लेस बाय द Fe3+, 2+ Fe3+ से। तो आप यही कहोगे सर 3 हटा दो तो और 2 दे दो तो 4 सेम रह जाएगा, 6 पॉजिटिव इसका भी 6 पॉजिटिव इसका भी, यानी 3 हटाते हैं, 1 2 3 हटाया, और इस 3 की जगह लेकिन सब्स्टिट्यूट करते समय मैंने Fe3+ यूज़ कर लिया। तो आप कहोगे सर तब तो 2 में ही चार्ज बराबर हो गया। मैं कहूँगा हाँ। तो आप कहोगे ना सर अब तो एक आयरन की कमी रह गई, यहाँ पे आयरन होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन अब नहीं है। यानी टोटल आयरन देखो अब कितने रह गए, 3 4 5 5 रह गए, जबकि ऑक्सीजन कितने हो गए 6। यही केस जो एक क्वेश्चन आया था ना Fe0.930, वो ऐसे ही डिफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों आयरन Fe कम हो गया, क्योंकि कुछ आयरन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट Fe3+ से रिप्लेस हुए, इसीलिए ये वैकेंसी आ गई। तो इसमें भी डेंसिटी घट जाती है, डेंसिटी विल डिक्रीज। तो यही डिफेक्ट्स हैं। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है पहला शॉर्ट की डिफेक्ट डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। शॉर्ट की डिफेक्ट डिक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस।
क्या वो डेंसिटी को डिक्रीज़ कर देगा शॉर्टकट इफेक्ट? तो अभी हमने देखा था शॉर्टकट इफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज़ होता है। तो दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। इनकरेक्ट पूछा है तो भाई ये करेक्ट हो गया। अब कह रहा है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इंक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, भाई ये भी करेक्ट हो गया। कमाल की बात है, दो करेक्ट, क्योंकि ये देखो यही है ना इंटरस्टिशियल, ये वाला, ये तो डेंसिटी को बढ़ा ही रहा है क्योंकि इंटरस्टिशियल जगह पे कोई और कटायन आ गया, तो ये भी डेंसिटी को बढ़ा देगा। अब कह रहा है फ्रैंकल डिफेक्ट डज नॉट अल्टर्स द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, ये भी सही है। ये देखो डेंसिटी सेम रह रहा है, ठीक है, क्योंकि जो यहाँ रहना चाहिए था वो यहाँ आ गया, तो मास तो सेम ही है ना, और आउटर डायमेंशन भी सेम है, इसीलिए डेंसिटी सेम रह गया फ्रैंकल में। कमाल है, ये भी करेक्ट। अब तो डी को गलत होना ही होगा। अब कह रहा है वैकेंसी डिफेक्ट इंक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, ये गलत हो गया। वैकेंसी मतलब जहाँ वैकेंट होना है, ये देखो वैकेंसी डिफेक्ट, ये तो डेंसिटी डिक्रीज़ कर रहा है, यहाँ पे होना चाहिए था गायब हो गया, तो इसमें डेंसिटी डिक्रीज़ हो रही है, इसीलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, यही इनकरेक्ट है। तो बस इसमें 6 क्वेश्चंस थे, सारे मैंने कवर कर दिए। मेन इसमें थ्योरी मैंने इसका बता दिया है, इम्परफेक्शंस का, वही डिफेक्ट्स का, ठीक है। तो एक तरह से पूरा कंप्लीट हो गया। तो यही 6 क्वेश्चंस थे, ये रहा सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो चलो एंड करता हूँ। तो वीडियोस मैंने बना दिए हैं आज के, ठीक है। और बाकी सारे स्टूडेंट्स को मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा जिनका कल एग्ज़ाम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।